Class 10 Civics, Chapter 1, Power Sharing. Next topic, why power sharing is desirable. Thus, the two different sets of the reasons can be given in the favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. इसे ये कहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पावर से ये सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर सत्ता का बंटवारा अगर दो पक्षों के बीच में अगर किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो उससे टकराव भी हो सकता है। क्योंकि सोशल लाइफ में अगर हम देखें तो सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में सभी लोगों को हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा होता है। चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे छोटे वर्ग से आने वाले लोगों, सबको सत्ता की साझेदारी में शामिल किया जाना ज़रूरी भी है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो बहुसंख्यक हैं उनकी भी इच्छा होती है, ये इच्छा रहती है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए, जिससे कि वो भी अपना भविष्य निर्माण कर सके। ऐसे देश का भी फ़ायदा आ सके या देश की अखंडता के लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये देश के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि सेकंड पॉइंट है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इससे पक्ष में एक और बात की जा सकती है और बात कही जा सकती है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोगों का शासन इसमें हो और उनके बीच सत्ता का बांटा जाए और लोग इसी ढांचे में। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह को उसमें शामिल किया जाता हो। इन दो तर्क से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी में सबका होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है टॉपिक है इसमें फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सत्ता की साझेदारी के रूप टाइप्स जो है उसके बारे में, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता में बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार कर सामने आता है कि लंबे समय से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि सरकार की साझा शक्ति एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले लोगों या किसी खास व्यक्ति तक ही सीमित होती है। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन लागू करना भी संभव नहीं पाएगा। अगर शक्ति किसी एक से हटकर किसी बहुत सारे लोगों में अगर चली जाए तो कोई भी डिसीजन लेना आसान नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन लोकतंत्र पर का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता ही सर्वसत्ता है, तो सारी शक्तियाँ जनता में ही निहित होनी चाहिए। इसके साथ साथ यह भी कहा कि इसलिए लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक अधिकार और हिस्सेदार बनाया जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी की बहुत सारे रूप हम लोग देखे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पावर सेट among the different organs of government such as the legislature, executive, judiciary, let us call the horizontal distribution of the power because of it allow different organ of government placed at the same level of exercise different power। मीन शासन के विभिन्न अंग जैसे कोर्ट हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का सत्ता का बंटवारा रहता है। इससे हमें सत्ता को वितरण को समझने में आसानी होती है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। अगर किसी एक के पास ही सत्ता अगर सीमित रहेगी तो उस ताकत का वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए सत्ता को इस तरह से बांटा गया है, ना कि किसी एक पर ही सब कुछ छोड़ दिया गया है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है जरूर है, पर संसद के अधीन रहती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था भी
कहते हैं।